जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्रीराम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को एक बार फिर आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 3 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। बच्चों, रीढ़ की हड्डी के जो लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, जिसका जीवन परिचय तथा इस पाठ का जो है व्याख्या हम आपको अपने पहले के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज इस भाग में हम लोग रीढ़ की हड्डी का सारांश तथा प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इस पाठ का हम सारांश देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो एकांकी है मतलब रीढ़ की हड्डी पाठ है वह एक एकांकी है। तो ये एकांकी रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है और यह एकांकी लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इसके जो पात्र परिचय है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। पात्र यानी जो लोग इसमें उपस्थित हैं उन लोग का पात्र है। जैसे उमा जो कि लड़की है, रामस्वरूप लड़की के पिता है, प्रेमा लड़की की माँ है, शंकर लड़का है, गोपाल प्रसाद लड़के का बाप है, रतन नौकर है। तो इस पाठ में हमारे समाज की जो विडंबनाओं को दिखाना इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके अलावा औरतों की दशा को सुधारना व उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना, स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब करना, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। स्त्री को भी अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना, बेटियों के विवाह के समय माता पिता की परेशानियों को बताना, स्त्री को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश भी यह एकांकी देता है। इसके साथ ही ये जो एकांकी है इस एकांकी में नाटककार का उद्देश्य समाज की उस प्रवृत्ति का खंडन करना जिसमें लड़कियों को शादी के लिए भेड़ बकरियों की तरह तौला जाता है। लेखक ने आधुनिक पढ़ी लिखी, स्वावलंबी और आत्मगौरव से परिपूर्ण बालिका उमा के माध्यम से रूढ़िवादी लोगों की बुरी तरह लथाड़ा है। रूढ़िवादी लोगों के पे व्यंग्य किया है। अपने पुत्र के दोषों को ना देखने वाले मनुष्य भी लड़की के गुण दोषों को कितनी छानबीन करते हैं, ऐसे ही लोगों का प्रतिनिधित्व गोपाल प्रसाद करते हैं। उमा के व्यक्तित्व के समक्ष शंकर नगण्य है, फिर भी गोपाल प्रसाद उसकी योग्यता की सराहना करते हैं। इस प्रकार लेखक ने विवाह की रूढ़िवादी व्यवस्था और व्यावसायिक मनोवृत्ति का उपहास किया है। जो इस पाठ का सारांश हुआ यह है कि उमा साधारण स्थिति के गृहस्थ बाबू रामस्वरूप की लड़की है। पिता ने उसे उच्च शिक्षा दी है। अब वह विवाह योग्य हो गई है। बाबू रामस्वरूप उसके विवाह के लिए चिंतित हैं। लड़की को देखने के लिए लड़के के पिता के लड़के के साथ आने वाले हैं। वे कमरे को सजाकर तैयार कर देते हैं और लड़के तथा उसके पिता की स्वागत की यथाशक्ति सभी तैयारियां भी कर लेते हैं। दावत में केवल मक्खन की ही कमी थी, जिसे लाने के लिए वे अपने नौकर रतन को बाजार भेज देते हैं। बाबू रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से उमा को तैयार करने के लिए कहते हैं, जिससे वह उनके सामने सलीके में जाए। समस्त तैयारियां संपन्न कर ली जाती हैं। शंकर अपने पिता गोपाल प्रसाद के साथ उमा को देखने आता है। बाबू रामस्वरूप आवश्यक शिष्टाचार के साथ उनका स्वागत करते हैं। बातचीत के बीच बीच में बाबू रामस्वरूप शंकर से उसकी शिक्षा के संबंध में पूछते हैं। शंकर कहता है कि उसे पढ़ाई समाप्त करने में वैसे तो 2 साल बाकी हैं, लेकिन कम से कम 2 साल का मार्जिन भी चाहिए, क्योंकि वह फेल भी तो हो सकता है। नाश्ता समाप्त करने के पश्चात बाबू गोपाल प्रसाद उमा की पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत करते हुए कहते हैं कि उन्हें अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। नाश्ता समाप्त होने पर बाबू रामस्वरूप पान लाने को आवाज़ देते हैं। उमा सादे वस्त्र पहने हुए है, वह पान लेकर आती है। पिता पुत्र दोनों उसे देखते हैं। उमा की आंखों पर चश्मा देखकर बाप बेटे दोनों चौंक पड़ते हैं। बाबू रामस्वरूप स्पष्ट कहते हैं कि पिछले माह में आंखें दुखने के कारण कुछ समय के लिए उमा को चश्मा लगाना पड़ा।
गोपाल प्रसाद के कहने से उमा तख्त पर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उससे गाने बजाने के संबंध में पूछते हैं। उमा मीरा का एक गीत गाती है जो कि है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। उसके पश्चात गोपाल प्रसाद उससे सिलाई कढ़ाई आदि के संबंध में भी पूछते हैं। उमा को यह सब अच्छा नहीं लगता है, वह कोई उत्तर नहीं देती है। उमा शंकर की पोल खोलते हुए विवाह से इनकार करती है। उमा के पिता जवाब देने का आग्रह करते, इस पर उमा दृढ़ता के साथ कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है और पसंद आएगी तो अच्छा, वरना कोई बात नहीं। पिता से इतना कहने के पश्चात उमा गोपाल प्रसाद और शंकर को सुनाती हुई कहती है, अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई देखभाल कर खरीदता है? बाबू गोपाल प्रसाद उमा की खरी बातों से तिलमिला उठते हैं। वे उमा के पिता से कहते हैं, क्या मुझे अपमानित करने के लिए ही बुलाया गया है? इस पर उमा और भी दृढ़ता से कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। और जर आपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। गोपाल प्रसाद को यह भी पता लग जाता है कि उमा बीए पास है। वे गुस्से में उठकर हो जाते हैं चलने को तैयार और फिर उमा के पिता से कहते हैं कि उन्हें लड़की को मैट्रिक पास बतलाकर धोखा दिया गया है। इतना कहकर वे शंकर से चलने को कहते हैं। उमा उन पर फिर व्यंग करती हुई कहती है, जी हाँ जाइए, लेकिन अब जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद बेवशी का क्रोध लेकर चले जाते हैं। उमा की खरी बातों के प्रहार से शंकर भी रुआसा सा चेहरा लेकर चल देता है। उमा शांत हो जाती है और उसके पिता धम्म से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उमा की हंसी जाती रहती है, उसकी सिसकियाँ बज जाती हैं, यानी वह रोने लगती है। इसी समय नौकर रतन मक्खन लेकर आता है और जैसे लग रहा कि वह अंत में मक्खन लगाने आया हो, और यहीं कथानक यानी कथा जो है समाप्त हो जाती है। तो यह तो पाठ का सारांश था। अब हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1 है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? आंसर 1, इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्क संगत नहीं होता है, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में, खान पान में, सब में परिवर्तन होता रहता है। जैसे उस वक्त की वस्तुओं की गुणवत्ता हमें आज प्राप्त नहीं होती है, उस समय का स्वच्छ वातावरण या जलवायु हमें आज प्राप्त नहीं होता, तो हम कैसे कल की तुलना आज से कर सकते हैं? यानी समय परिवर्तनशील है, वह सदैव एक सा नहीं रहता। समय के साथ हुए बदलाव को स्वीकार करने में ही भलाई है, ना कि उसकी तुलना बीते हुए कल से करने में भी। क्वेश्चन 2, रामस्वरूप की अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? आंसर 2, रामस्वरूप एक आजाद पसंद व्यक्ति थे। उनके अनुसार स्त्री शिक्षा में कोई बुराई नहीं, अपितु उनके विकास के लिए यह आवश्यक है। यही कारण था कि उन्होंने अपनी पुत्री को विकास के सारे रास्ते दिए, जिसके कारण उनकी पुत्री बीए कर सकी। वह गुणी भी थी, संगीत शिक्षा, सिलाई कढ़ाई में भी निपुण थी। यह बातें रामस्वरूप के खुले विचारों की ओर इशारा करते हैं, परंतु विडंबना देखिए कि उन्होंने जहां उन्मुक्त भाव से अपनी पुत्री को शिक्षा दी थी, वहीं समाज की संकुचित मानसिकता के कारण अपनी पुत्री के विवाह के लिए उसकी शिक्षा को छुपाना चाह रहे थे। यह एक मजबूर पिता की ओर इशारा करता है, जो समाज की दकियानूसी सोच के आगे झुकने पर विवश हो जाता है। प्रश्न 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वह उचित क्यों नहीं है?
आंसर 3, बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी और कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहे थे। उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है, क्योंकि लड़की कोई भेड़ बकरी या मेज कुर्सी नहीं होती है। वो कोई कठपुतली भी नहीं होती है जिसे हम अपने इशारों पर नचा सकें। उनका भी दिल होता है। उच्च शिक्षा पाना कोई अपराध नहीं है जिसकी वजह से उसे शर्मिंदा होना पड़े और अपनी योग्यता को छुपाना पड़े। प्रश्न 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। आंसर 4, दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद जी के लिए विवाह बिजनेस यानी व्यापार धंधे की तरह है। विवाह की पवित्रता और उसका मूल्य उनके लिए सौदे से कम नहीं था। वह अपने बेटे के विवाह करवा कर एक ऐसी पुत्र वधू लाना चाहते थे जो उनके इशारे पर चले। वे सौदा करने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर तसल्ली कर लेना चाहते थे कि सौदा सही भी है या नहीं। उनके लिए वस्तु और लड़की में कोई अंतर नहीं था। दूसरी तरफ रामस्वरूप जी अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाते हैं। उन्हें इस बात से गर्व भी है, परंतु उसके विवाह के लिए उसकी शिक्षा को छुपाने की कोशिश करते हैं। माना इन सब में उनकी मजबूरी है, परंतु ये तर्क संगत नहीं लगता है कि ऐसे घर में अपनी शिक्षित लड़की का हाथ सौंपने को तैयार हो गए जहां उनकी पुत्री और उसकी शिक्षा का कोई मोल नहीं है। इस तरह से स्वयं समाज को बदलना और बाद में अपने स्वार्थित या मजबूरी से उसकी संकीर्णता में शामिल होना पूर्ण रूप से गलत है और उस पर झूठ बोलना बिल्कुल तर्क संगत नहीं लगता है। क्वेश्चन 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उमा गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले ही खिन्न थी, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों ने उसे क्रोधित कर दिया था। आखिर उसने अपनी चुप्पी को तोड़कर गोपाल प्रसाद को उनके पुत्र के विषय में अवगत कराना पड़ा। शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों को पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था। इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा था। दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर वह गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह बीमार रहता है तथा सीधी तरह बैठ नहीं पाता। शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। क्वेश्चन 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उमा जैसी लड़की ही समाज के लिए सही व्यक्तित्व है। वह निडर है, साहसी भी है। जहाँ एक और माता पिता का सम्मान रखते हुए वह गोपाल प्रसाद जी व उनके लड़के शंकर के सम्मुख खड़ी हो जाती है। उनके कहने पर वह एक गीत भी गाती है। तो दूसरी तरफ निर्भयता पूर्वक गोपाल जी को उनकी कमियों का एहसास कराते हुए तनिक भी नहीं हिचकिचाती। उसमें आत्मसम्मान की भावना है। उसी आत्मसम्मान के लिए वह अपना मुंह भी खोलती है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार भी किया गया है। क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वही उसको सीधा रखने में मदद करता है। उसमें लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने, बैठने, झुकने, कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण ही शरीर हर कार्य करने में सक्षम होता है। व्यायाम के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखता है। उसी तरह समय के अनुसार पुरानी रीतियों और परंपराओं का बदलना आवश्यक है। यह समय की मांग होती है और जब यह रीतियाँ या परंपराएं मनुष्य के हित के स्थान पर उसका अहित करने लगे तो वे विकार बन जाती है। यह एकांकी समाज में व्याप्त इन विकारों पर कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ शंकर जैसे लड़कों से भी यही तात्पर्य है, बिना रीढ़ का। इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता और न ही इनका कोई चरित्र होता है। ये सारी उम्र दूसरों के इशारे पर ही चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर सिवाय बोझ के कुछ नहीं होते। इसलिए उमा ने इन्हें बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कथा वस्तु के आधार पर तो हमें उमा
को ही इस एकांकी का मुख्य पात्र लगता है। पूरी एकांकी ही उमा के इर्द गिर्द घूमती है। लेखक समाज की सड़ी गली मानसिकता को उमा के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। उसका सशक्त व्यक्तित्व सारे पात्रों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। उसके समकक्ष कोई भी ठहरता नहीं है। जिस स्वाभिमान से वह अपने पक्ष को शंकर, गोपाल प्रसाद व रामस्वरूप के आगे रखती है, सबके होठ सिल जाते हैं और कथा का प्रयोजन समाज में महिलाओं को अपने अधिकारों व सम्मान के प्रति जागरूक करना सिद्ध हो जाता है। क्वेश्चन 9, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। रामस्वरूप जी और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। रामस्वरूप एक स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति है। वे औरतों की शिक्षा के पक्षपाती हैं, इसलिए अपनी पुत्री को भी पुत्र के समान ही उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। वे एक स्नेही पिता हैं। रामस्वरूप जी अपनी पुत्री से बड़ा स्नेह करते हैं, इसलिए उसके भविष्य की चिंता उन्हें सताती रहती है और इसी कारणवश वह अपनी पुत्री की शिक्षा भी लड़के वालों के आगे छिपा जाते हैं। रामस्वरूप जी समझदार व्यक्ति हैं। वे कई जगह गोपाल प्रसाद जी की गलत बातों का जवाब भी समझदारी पूर्वक देते हैं। गोपाल प्रसाद एक रूपदार व्यक्तित्व के स्वामी थे। वकालत में होने के कारण अभिमान उनके व्यक्तित्व से टपकता है। गोपाल जी एक हंसमुख प्रवृत्ति के इंसान हैं। बात बात पर मजाक करना उनका स्वभाव है। गोपाल प्रसाद जी एक चतुर व्यक्ति हैं, इसलिए अपने बीमार व चरित्रहीन बेटे के लिए कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं ताकि वो कभी उसके सम्मुख आवाज ना उठा सके। प्रश्न 10, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। इस एकांकी का उद्देश्य समाज में औरतों की दशा को सुधारना व उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना है। यह एकांकी उन लोगों की तरफ अंगुली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवरों या सामान से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, जिनके लिए वह घर में सजाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह औरत को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है और कई सीमा तक इस उद्देश्य में सफल भी होती है। प्रश्न 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। हम उनको गरिमा दिलाने हेतु निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला, उनकी शिक्षा के हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वह सर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करा सकते हैं ताकि वह अपना शोषण होने से स्वयं को बचा सके। समाज में महिला को समान भागीदारी दिलवाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। लड़कियों का विवाह बिना दहेज लिए व दिए हो, इस विषय पर कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारा प्रश्न उत्तर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा तथा प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और याद करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।